वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो होप कर रही हूँ सारे बच्चे फिट एंड फाइन हैं और रेडी हैं डिस्कस करने के लिए हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो हम लोग बच्चों देखेंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक्स क्या होते हैं। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 3, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं हमारी इस क्लास के बाद। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, अभी प्लास्टिक्स की बात नहीं करेंगे। दोनों ही टॉपिक्स अपने आप में बहुत ब्रॉड हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा कर दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स है तो आज सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स ही पढ़ेंगे, लेकिन इतना बड़ा वर्ड है सिंथेटिक फाइबर्स, क्या मतलब होता है इसका? वेल, क्लास में आ गए हो तो बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे वर्ड के मीनिंग्स और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आज होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। तो बस जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को बुला कर लेके आओ, बोल दो भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से आ जाएं, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। फटाफट से क्लास को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें क्लास में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। जैसे कहीं स्कूल जा रहे होते हो, ट्यूशन जा रहे होते हो, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा कर जाते हो कि नहीं? तो यहाँ पर भी ऐसे ही आना है अपने सारे फ्रेंड्स को लेके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है। देखो, समझ में आ जाएगा तो आपको इजी खुद ही लगने लगेगा चैप्टर, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, तो हमारा आज का एजेंडा ये है कि पहले आपको समझा दें कि ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ठीक है, कैसे हम इन्हें डिफाइन करेंगे, व्हाट आर एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर्स, और सिंथेटिक फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ये देखने वाले हैं भाई, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इन्हें हम लोग बाकी फाइबर्स से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन से स्पेशल फीचर्स इनके पास हैं। तो ये सब हम लोग आज करने वाले हैं। तो अभी के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या है या वो क्या है, तो आपको शांति से अच्छे से ये पूरा लेक्चर देखना है। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो मैं पढ़ाती जा रही हूँ तो अच्छे से सुनना है, नोट डाउन करना है सारे बच्चों को। तो अपनी नोटबुक्स कर लो रेडी, पेन पेंसिल जिसकी भी आपको ज़रूरत है, और फटाफट से नोट करना स्टार्ट करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो भाई। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स की। देखो, ये फाइबर्स तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 से, क्लास 7 से, है ना। 6th में आपने पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक्स, 7th में भी पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक्स, लेकिन मेजर फोकस उन दोनों क्लासेस में था नेचुरल फाइबर्स की तरफ, है ना। तो अब देखो, हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतने अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो वो कपड़े कॉटन के बने हो सकते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम लोग, तो ये और पॉलिएस्टर का बना हो सकता है कोई, देन रेयॉन हो सकता है, और एक्रेलिक या वूल हो सकता है। देखो, ये वुलन है तो वूल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जिस चीज़ से ये बने हुए हैं, ठीक है। तो ये वूल का बना हुआ है, ये कॉटन का बना हुआ है, ये लेट्स से रेयॉन का बना हुआ है, और ये पॉलिएस्टर का। इतने अलग अलग कपड़े हम लोग देखते हैं, कपड़ा और कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं। तो देखो भाई, देयर आर कुछ होते हैं हमारे फैब्रिक्स जो कपड़ा है उसे आप सिल कर कोई
कपड़े बनाओगे यानी कि क्लोथ्स बनाओगे। पहले तो इन सारी टर्म्स में आपको डिफरेंस समझना है। व्हाट इज अ फैब्रिक, क्या होते हैं क्लोथ्स। तो फैब्रिक इस तरीके से हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, उसे टेलर्स को दे देते हैं और टेलर फिर हमारे पसंद का कुछ भी हमें बनाकर दे देते हैं। जो हमने बोला, जैसे कि वो शर्ट बना सकते हैं, वो कुर्ता बना सकते हैं, ट्राउजर्स बना सकते हैं। तो फैब्रिक होता है ये, और क्लोथ्स होते हैं वो जो रेडी हो जाते हैं पहनने के लिए। बट ये जो फैब्रिक है बच्चों, ये बनता है फाइबर्स से, और ये फाइबर्स हमें अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको पता है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। तो हम अपने अलग अलग सोर्सेस से, कुछ नेचुरल सोर्सेस से और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेस से हम लेते हैं फाइबर्स, रेशे लेते हैं, उनसे बना लेते हैं फैब्रिक। उनकी वीविंग करके, उनकी निटिंग करके हम लोग एक फैब्रिक बना लेते हैं। तो ये सारे आपको फैब्रिक दिख रहे हैं, ये तीनों। फिर उस फैब्रिक की स्टिचिंग जब होती है तो हमारे पास रेडी कपड़े यानी कि क्लोथ्स मिल जाते हैं। तो आज हमें बात करनी है अलग अलग टाइप के फाइबर्स की, और स्पेसिफिकली सिंथेटिक फाइबर्स की। तो अगर हमें करना हो डिस्टिंग्विश इनके बीच, तो देखो मैं कहूँगी भाई जो फाइबर्स हैं उन्हें हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है नेचुरल। तो देयर आर सम नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, एंड देयर आर सम सिंथेटिक, या मैं कहूँ आर्टिफिशियल, या फिर मैं कहूँ मैन मेड। देखो जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो मैन मेड हो जाएगी। तो 2 टाइप के फाइबर्स हमारे पास होते हैं। पहला जिन्हें हम नेचर से लेते हैं, दूसरा जो हमने खुद बनाए हैं, मैन मेड हैं, दे आर आर्टिफिशियल। क्या क्या होते हैं देखो भाई, नेचुरल फर्दर डिवाइडेड है इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि भाई नेचुरल फाइबर्स हैं तो प्लांट से भी मिल सकते हैं, एनिमल से भी मिल सकते हैं। तो प्लांट से मिलने वाला हमारा कॉटन हो सकता है, और क्या हो सकता है, जूट। लेकिन अगर बात करूं एनिमल फाइबर्स की, तो एनिमल फाइबर में वूल हो सकता है और हो सकता है सिल्क। तो अगर हम अलग अलग टाइप के फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो हमने उन्हें डिवाइड कर दिया इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एंड नेचुरल फाइबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट ये आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, 6 से 7 से। आज हमारा फोकस है हमारे सिंथेटिक फाइबर्स पे, जिन्हें बनाया जाता है लेबोरेटरीज में। ये नेचर से हमें नहीं मिलते, इन्हें हम लोग लेबोरेटरीज में, लैब्स में केमिकल्स की मदद से खुद बनाते हैं। तो दीज आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। किसके बने होते हैं बच्चों, ये बने होते हैं पेट्रोकेमिकल्स के। These petrochemicals are obtained from coal and petroleum. कोल या पेट्रोलियम से जो केमिकल्स हमें मिलते हैं उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, एंड दीज पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर,
एक्रिलिक। तो आज इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल में बच्चों इन चारों सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। ये बने कैसे, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और क्या ख़ास बात है इन चारों में, कैसे हम इन चारों को ही एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, और भाई क्यों यूज़ करें हम लोग ये केमिकल के बने हुए अपने फाइबर्स, हम लोग अपने नेचुरल फाइबर्स क्यों ना यूज़ करें। तो देखो, अगर हम लोग बात करें अपने नेचुरल फाइबर्स की बच्चों, नेचुरल फाइबर्स आर रियली एक्सपेंसिव। हमारे नेचुरल फाइबर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। प्लस अगर हम एनिमल फाइबर्स की बात करें, बहुत सारे एनिमल फाइबर्स को निकालने के लिए एनिमल को किल करना पड़ता है। तो ये तो हम लोग नहीं चाहते कि हम अपने फ़ायदे के लिए अपने एनिमल्स को किल करें। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिल्क की, तो सिल्क निकालने के लिए एक सिल्क वर्म को हमें मारना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे, अगर जैसे हम लेदर लेते हैं तो लेदर के लिए भी हमें किल्ड एनिमल ही चाहिए होता है या एक डेड एनिमल चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग नेचुरल फाइबर्स का यूज़ थोड़ा सा कम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सपेंसिव, ऑल्सो यहाँ पे एनिमल को हर्ट भी होता है। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग अपने सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, कोई एनिमल हार्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्लस दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। बट एक प्रॉब्लम हमारे सिंथेटिक फाइबर्स में भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पेट्रोकेमिकल्स की मदद से बनते हैं। और ये पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? फॉसिल फ्यूल से। कोल है या पेट्रोलियम है, ये फॉसिल फ्यूल ही तो हैं, इन्हें हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं। और अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे या इन्हें एक्सप्लॉइट मैं कहूँ करेंगे, तो ये एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए भी नेचुरल सब्सटेंसेस का थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हमें चूज़ करना चाहिए वेदर नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स? ये चॉइस मैं छोड़ रही हूँ आप पर। ये चॉइस आप तब करेंगे जब हम ये लेक्चर ख़त्म कर लेंगे बच्चों। नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, आज हम लोग जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। और इस लेक्चर के बाद आप सभी मुझे बताएंगे कि आप कौन सा फाइबर प्रेफर करोगे एंड व्हाई, रीज़न भी ज़रूर बताएंगे। चलो, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं व्हाट आर एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियल फाइबर्स विच आर मेड इन लेबोरेटरीज। अब बनते कैसे हैं? मान लो आपको एक बीडेड नेकलेस बनाना है। अगर आप एक नेकलेस बनाना चाह रहे हो तो वो एक बीड से तो बच्चों नहीं बनेगा। आपको क्या करना होगा? बहुत सारे बीड्स को एक साथ जोड़ना होगा। एक एक बीड करके जब आप सारे बीड्स को जोड़ोगे तब जाके आपको एक नेकलेस मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है, पेपर क्लिप से एक चेन बनाई है। जब एक एक पेपर क्लिप जोड़ा तब जाकर एक चेन बन पाई। तो इसी तरीके से जब हम केमिकल के छोटे छोटे यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स को जब एक साथ जोड़ते हैं तब जाकर हमारा एक लंबा फाइबर बनता है। अब देखो, हमने एनिमल की बॉडी से पूरा धागा तो नहीं निकाल लिया जैसे नेचुरल फाइबर्स में निकालते हैं, इनका तो पूरा स्ट्रैंड हम ही को बनाना है। तो उसके लिए छोटे छोटे यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तब जाकर ये एक फाइबर बना पाएंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स एक चेन होती है ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। छोटे छोटे यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब
जाकर वो क्या बनाते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर की चेन, या हमारा एक फाइबर बन पाता है और इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर। क्या कहा हमने इसे कह दिया पॉलीमर। और पॉलीमर बनता है छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के। When small units, when monomers join together, they form a polymer, long chain, which is also known as polymer. तो पॉली का मतलब है मैनी और मर का मतलब है कोई सब्सटेंस। तो जब मैनी सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दे फॉर्म अ पॉलीमर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट हैं ये केमिकल्स ही होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब जाकर एक फाइबर को बनाते हैं। इतना समझे। नेचुरल फाइबर्स तो हम लोग डायरेक्टली धागे, अपने धागा नहीं बोलूँगी मैं, उन्हें रेशा बोलूँगी। आई कॉल देम फाइबर्स। तो फाइबर्स बेटा हम लोग अपने एनिमल की बॉडी से डायरेक्टली निकाल लेते हैं, बट यहाँ हमें सब कुछ स्क्रैच से बनाना है। तो हमने केमिकल के स्मॉल यूनिट्स लिए और जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े तो उन्होंने एक चेन बना ली, एक फाइबर बना लिया, जिसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। ये पॉलीमर्स हमारे नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचर में भी जो फाइबर्स हैं बेटा वो भी पॉलीमर्स ही हैं। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर। कॉटन एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉलीमर है जो कि है सेल्यूलोज। कॉटन सेल्यूलोज का एक पॉलीमर है और इसके मोनोमर्स क्या हैं? इसके मोनोमर्स हैं ग्लूकोज यूनिट्स। जब ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे के साथ अलग अलग अरेंजमेंट्स में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं एक सेल्यूलोज पॉलीमर, जो कि हमारे कॉटन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोनोमर्स को जोड़ के पॉलीमर्स बने और ये पॉलीमर्स हमारे नेचर में भी हैं और नेचर को ही देख के हमने आर्टिफिशियली इन्हें प्रिपेयर करने की कोशिश करी। अब हम लोग बात करेंगे अपने फाइबर्स के बारे में विच आर सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये है द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ सिल्क। अब आप लोग बोलोगे मैम आप हमें सिल्क की हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करनी है। एंड सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर इसकी हिस्ट्री इसीलिए डिस्कस करने आई हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अभी मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ एक ऐसे सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो कि हूबहू सिल्क जैसा दिखता है। तो क्या हुआ, अगर मैं पहले के टाइम में चली जाऊं तो सबसे पहले सिल्क की जो डिस्कवरी थी, सिल्क का जो फैब्रिक है या जो क्लोथ्स हैं, ये चाइना में बनने स्टार्ट हुए। चाइना को इसकी ट्रिक पता लगी और उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे सिल्क की कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप सभी को, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 7 में एक कहानी थी हुआंग टी की, तो उनके गार्डन में एक ट्री हुआ करता था, मलबरी ट्री, और उसमें से जब एक बार एक कुकून चाय के अंदर गिर गया था वहाँ रहने वाली क्वीन के, तो उसमें से फाइबर्स अलग होने लगे। ऐसा माना जाता है कि इसी तरीके से सिल्क डिस्कवर हुआ था। तो जब क्वीन की चाय में एक बार कुकून गिरा और उसमें से फाइबर्स सेपरेट होने लगे, तो वहाँ से आइडिया आया उन्हें उन फाइबर्स को वीव करके हम एक सिल्क का कपड़ा बना लें और डाई कर लें उसे अलग अलग कलर्स में। तो चाइना में सिल्क का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा और सिल्क इतना स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, तो बाकी सारी कंट्री के लोग भी इससे अट्रैक्ट होने लगे।
सब लोग सिल्क को खरीदना चाहते थे क्योंकि सिल्क दिखता ही इतना अच्छा है। बट क्योंकि सिल्क को बनाने में बहुत प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और ये बहुत महंगा भी होता है, इसी वजह से लोग इसको नहीं खरीद पा रहे थे। चाइना ने सिल्क को बहुत महंगा सेल करना स्टार्ट कर दिया और लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सिल्क पहनना भी चाह रहे थे क्योंकि वो दिखता इतना अच्छा है, बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो क्या करते भाई। लेकिन हमारे साइंटिस्ट के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, चाइना केप्ट इट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने एक सीक्रेट रखा कि कैसे सिल्क वो बनाते हैं। तो फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क, सिल्क से बनने वाला जो फैब्रिक होता था, जो कपड़ा होता था, बहुत महंगा होता था। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के ख़त्म होते तक हमारे साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए सिल्क जैसा एक कपड़ा बनाने में। तो उन्होंने बिल्कुल सिल्क जैसे दिखने वाला स्मूथ शाइनी एक कपड़ा बना दिया और वो सिल्क से बहुत सस्ता था। तो इट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। क्या है वो? आपका सिंथेटिक फाइबर जो कि बिल्कुल सिल्क की तरह दिखता है। बताओ फटाफट से। तो जो भी मार्केट में, जो लोकल हमारी मार्केट्स होती हैं, उनमें अगर आपको कोई सिल्क बोलकर कोई फैब्रिक दे दे तो आपको बोलना है नहीं भाई ये सिल्क नहीं है, क्योंकि सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली। जो बच्चों प्योर सिल्क होता है बहुत महंगा होता है और वो आपको लोकल ऐसे शॉप्स में मिलना मुश्किल है। तो वो है हमारा रेयॉन, या मैं कहूँ इसे आर्टिफिशियल सिल्क। तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, बहुत चीप होता है, चीपली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है और ये सिल्क की तरह दिखता है। इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो लकड़ी के पल्प का जब केमिकल ट्रीटमेंट किया तो बनाया गया रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। तो देखो पूरी तरीके से ये सिंथेटिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने नेचुरल सब्सटेंसेस भी यूज़ किए हैं, बट उन नेचुरल सब्सटेंसेस का केमिकल ट्रीटमेंट किया है, इसीलिए हमने इन्हें सिंथेटिक फाइबर के अंडर प्लेस किया है, क्योंकि पूरी तरीके से ये नेचुरल सब्सटेंसेस से नहीं बना। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। बहुत आसानी से सिल्क फाइबर की तरह वीव करके सिल्क जैसे दिखने वाला कपड़ा बना सकते हैं। और रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है बेडशीट्स बनाने के लिए, इसे वूल के साथ मिक्स किया जाता है कारपेट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो वही साइंटिस्ट को देख लो, फूल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप कोई चीज़ नहीं दोगे साइंटिस्ट उसकी कॉपी बना लेंगे, और बना ली है रेयॉन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में। ये आपको करना है गेस फटाफट से, ये क्या है। तो यहाँ पर है मैट, दीज आर कर्टन्स, और मैं बात कर रही हूँ टूथब्रश ब्रिसल्स की, एंड पैराशूट में यूज होने वाली रोप्स। किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ मैं? कौन सा सिंथेटिक फाइबर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? तो बच्चों दैट इज, बताओ जल्दी से कमेंट्स में कौन सा है वो, बताएंगे फटाफट से। ये जो मैट है या कर्टन्स हैं या हमारे टूथब्रश ब्रिसल्स हैं या पैराशूट में यूज होने वाली रोप्स हैं, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ नायलॉन। अब हम बात करेंगे नायलॉन के बारे में। इट इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर
है हमारा नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक और लाइट। इसको आप खींच सकते हो। इट वॉज इलास्टिक एंड वेरी लाइट। लस्टरस भी है, यानी कि शाइनी भी है, और इसे धोना भी आसान है, इसीलिए बहुत सारे नायलॉन के कपड़े बनाए जाते हैं। It is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. पैराशूट्स बनाए जाते हैं इससे, और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स भी बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि नायलॉन स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। नायलॉन का थ्रेड स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हम लोग पैराशूट्स को बनाने में या फिर अपने माउंटेन क्लाइंबिंग में रोप्स को बनाने के लिए स्टील वायर का नहीं बल्कि नायलॉन थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर कर लो, चाहे आप अपने किसी नेचुरल फाइबर के साथ कंपेयर करो, चाहे आर्टिफिशियल फाइबर के साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है नायलॉन। और हम लोग ये कह सकते हैं कि नायलॉन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों कि ये बिना टूटे वज़न को संभाल सकता है। दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अब जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपना पूरा वज़न देकर ऊपर चढ़ रहे हैं, टूटता तो नहीं है रोप तो नहीं टूटती है, क्योंकि वो नायलॉन की बनी होती है। ठीक है, तो नायलॉन के बारे में ये हैं हमारे पॉइंट्स, और ये है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सारे ही बच्चों आप अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आज हम उनका एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। रेयॉन को आर्टिफिशियली मतलब सिल्क को आर्टिफिशियली बेच रहे हैं रेयॉन की फॉर्म में, और नायलॉन तो हमारे बहुत काम का है भाई। हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स इसी से बनते हैं, बहुत सारे कर्टन्स बनाए जाते हैं, और पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बनाई जाती हैं। कपड़े भी नायलॉन के बनते हैं। अब आ रहे हैं हम अपने थर्ड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में, दैट इज पॉलिएस्टर। तो भाई अम्ब्रेला और आपके स्क्रबिंग के जो पैड्स होते हैं एंड बॉटल्स, कंटेनर्स, ये सभी आजकल बन रहे हैं सिंथेटिक फाइबर। कौन से सिंथेटिक फाइबर से? पॉलिएस्टर से। तो भाई देखो, अगर आपको अम्ब्रेला लेनी है, बाहर बारिश हो रही है, तो क्या आप ये प्रेफर करोगे कि आपके अम्ब्रेला में जो कपड़ा है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला हो? मान लो अगर आपकी अम्ब्रेला कॉटन की बनी हो, तो जैसे ही आप बारिश में बाहर जाओगे, जो कपड़ा है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और आप भीग जाओगे। तो हमें अम्ब्रेला बनाने के लिए एक ऐसा फैब्रिक चाहिए जो कि वाटर को एब्जॉर्ब ना करता हो बल्कि वाटर को रिपेल करता हो। तो इसीलिए हमने पॉलिएस्टर के बनाए हुए हैं अपने अम्ब्रेलास। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिएस्टर के, तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है पॉलिएस्टर। Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. इसको आप ऐसे पूरी तरीके से क्रम्बल भी कर दोगे, उसके बाद भी खोलोगे तो it will remain crisp. इसे आयनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही क्रिस्प रहता है और इसे धोना भी बहुत आसान होता है। बहुत सारे जो आपके स्पोर्ट्स वेयर होते हैं वो पॉलिएस्टर के बने होते हैं, क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। पॉलिएस्टर करता है बट बहुत कम। और टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है जिसके
कपड़े बनाए जाते हैं. इट इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. बाकी किसी यार्न की तरह हम पॉलिएस्टर के फाइबर को भी वीव कर सकते हैं. पॉलिएस्टर का और एक और वेरी फेमिलियर फॉर्म है, दैट इज PET, पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट. पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट. तो ये है PET, जिसके इस्तेमाल से हम लोग आजकल बहुत सारे कंटेनर्स बना रहे हैं. तो जो भी बेटा आजकल आप प्लास्टिक के कंटेनर्स और बॉटल्स देख रहे हो, प्लास्टिक जैसे दिखने वाले, वो एक्चुअली पॉलिएस्टर के बने होते हैं. तो आपने देखा होगा जब आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ख़रीदते हो या जूस की बॉटल ख़रीदते हो तो उस पर लिखा होता है पेट बॉटल. कभी अगर आप उनका डिस्क्रिप्शन देखो कहीं पर, जैसे आप किसी मार्ट से ख़रीद रहे हो उन्हें, तो पेट बॉटल या उसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो लिखा होता है पेट बॉटल है ये, या पेट कंटेनर है. तो पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट का ये बना होता है. ये हैं हमारे पेट कंटेनर्स. इनसे हम लोग बॉटल्स बना लेते हैं पेट की मदद से, बहुत सारे बर्तन बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर किसका बना हुआ है? तो ये बना है पॉली प्लस एस्टर. तो पॉली का मतलब मैंने आपको बताया मैनी होता है, तो मैनी एस्टर सब्सटेंसेस. तो एस्टर के जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनके जुड़ने पर बना है पॉलिएस्टर. रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर. एस्टर्स आर केमिकल्स. ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है. एस्टर्स आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. दे हैव अ फ्रूटी स्मेल. और फैब्रिक्स देखो इस नाम से बिकते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन से बनता है. जैसे कि पॉली वूल, पॉलिएस्टर प्लस वूल. टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस कॉटन. तो as the name suggests, these are made up of mixing two types of fibers. Suppose if we are talking about polycot, polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. तो इन्हें बेटा प्योर फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे फैब्रिक्स के साथ मिक्स भी किया जाता है, जैसे हमने नेचुरल फाइबर्स के साथ इन्हें मिक्स किया है और अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं. चलो जी, तो पॉलिएस्टर के बारे में भी हमने बात कर ली है. अब आएंगे हम लोग अपने लास्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में, विच इज एक्रेलिक. अब देखो एक्रेलिक का एक और नाम है आर्टिफिशियल वूल. तो इसका नाम है आर्टिफिशियल वूल. तो जो हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स यूज़ करते हैं या ब्लैंकेट्स सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादातर किसके बने होते हैं? दे आर ऑल मेड अप ऑफ एक्रेलिक. क्योंकि जो नेचुरल वूल होता है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इसीलिए हम लोग जो हमें सस्ते में स्वेटर्स शॉल्स मिल जाती हैं वो एक्चुअली रियल वूल के नहीं बने होते, वो एक्रेलिक के बने होते हैं, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है. वूल जैसा ज़रूर दिखता है बट एक्चुअली वूल नहीं है. तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक. तो सिल्क की भी कॉपी कर ली, वूल की भी कॉपी कर ली, अपने सिंथेटिक फाइबर बना लिए, और कुछ पॉलिएस्टर और नायलॉन हमारे और सिंथेटिक फाइबर्स हैं. इन सभी के यूज़ अलग अलग हैं एंड दे आर
ऑल इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब सब लोग नेचुरल वूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्रेलिक के बने कपड़े खरीद सकते हैं। तो अगर मुझे समराइज करने हैं अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिंथेटिक फाइबर के, तो कैसे समराइज करेंगे? जल्दी से एक एक पॉइंट सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे। क्विकली कमेंट्स, सारे जल्दी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बच्चों, दे आर लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू आर नेचुरल फाइबर्स। दीज आर लेस एक्सपेंसिव, सस्ते में मिल जाते हैं। दे आर इजिली अवेलेबल, दे आर रेडिली अवेलेबल। प्योर अगर आप बेटा सिल्क वगैरह ढूंढने जाओगे बहुत मुश्किल से मिलेगा, बट आपको रेयॉन बहुत इजीली मिल जाएगा। दे आर रेडिली अवेलेबल। प्लस दे ड्राई अप क्विकली, जैसे हमने पॉलिएस्टर की बात करी थी, बाकी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, क्योंकि ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, इसीलिए सूख भी जल्दी जाते हैं। दे आर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं। और बताओ और क्या क्या हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स? ईजी टू मेंटेन, वेरी गुड, ईजी टू मेंटेन, ईजी टू वॉश। अगर हम लोग जैसे ईजी टू वॉश, ईजी टू हैंडल, तो उसके लिए मैं लिख रही हूँ ईजी टू मेंटेन, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो देखो कितने सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में लिख लिए हैं। एक और बेटा इनका ये आप ड्रॉबैक कह सकते हो या कहीं कहीं हमारे काम भी आ सकता है। दे मेल्ट ऑन हीटिंग, ये हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी हमें जैसे किचन में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ हीट हो या फ्लेम हो डायरेक्ट, तो वहाँ पर बिल्कुल भी सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हीट के कांटेक्ट में आकर ये मेल्ट हो जाते हैं और हमारी स्किन के ऊपर चिपक सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, और फिर इससे इंजरीज हो सकती हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फटाफट से नोट कर लेंगे सारे बच्चे कि कैसे सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स से डिफरेंट हैं। और मैंने आपको बताया है कि आप सभी मुझे बताओगे कौन सा फाइबर आप चूज़ करना चाहते हैं। क्या आप नेचुरल फाइबर चूज़ करोगे या आप सिंथेटिक फाइबर चूज़ करोगे, एंड वाई, ये सभी बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में आ गया है लेक्चर तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और लाइक करना तो बनता है भाई। अगर अच्छा लगा है तो कंजूसी मत करना, जल्दी से लाइक कर दो, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा ही और कंटेंट आपको मिलता रहे, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, हमारे चैनल को मोटिवेट करने के लिए भाई लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मैं मिलती रहूँगी आपको फिर ऐसे ही कंटेंट के साथ फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।